तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से, तो इस चीज को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने पिछले प्रीवियस पार्ट्स में बता दिया है। वो सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जानते हैं और आप देख के आए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे मैं आपको बता ही दूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूटन का जो पहले समझते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ था वो क्या बोलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता था क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अपना मोशन में रहेगा, वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। इसी को न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ओके, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कह रहा है, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है फोर्स का फॉर्मूला उससे आता है जिसको कहते हैं F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको दूसरे भाषा में मोमेंटम के रिस्पेक्ट में भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। ठीक है, तो ये हम लोग प्रीवियस पार्ट में जान लिए। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला जो मेन होता है वो यही होता है F इज इक्वल टू ma। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। F यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स अप्लाइड एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे m है वो मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट है जिसपे, जैसे कि ऑब्जेक्ट है इस पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F हो गया, इसका मास होगा कुछ, और जब फोर्स लगाए तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तो वो a हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे a हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है। तो फोर्स इज इक्वल टू ma, यहाँ पे इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया। इसको और हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये होता है फोर्स। यहाँ पे हम लोग वही लिखे हैं, फोर्स को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को हमने तोड़ दिया। यहाँ पे एक्सेलरेशन को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो इस फॉर्म में लिख दिए, या फिर इसको आप देख सकते हैं m इंटू वी माइनस m इंटू यू भी लिख सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, तो फोर्स निकलता है। दोनों तरह से ये आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इस t को हम लोग न्यूमरेटर में जो है इसको फोर्स के साथ भेज देते हैं यहाँ पे। तो ft इसको हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भेज दिया। तो ft इज इक्वल टू mv माइनस mu। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट का साइन है, यहाँ पे f और t के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, ध्यान रखना है। तो ft इज इक्वल टू mv माइनस mu। यहाँ पे आपको सबका मतलब समझ में आ रहा है। f फोर्स हो गया, t टाइम हो गया, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो आ गया था ft इज इक्वल टू mv माइनस mu। ठीक है, अब इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर फोर्स जीरो हो जाता है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स जीरो करेंगे तो ft दोनों हो गया जीरो, मतलब कि जीरो से टाइम कुछ भी हो, कुछ भी टाइम हो उसको अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वैल्यू हो गया जीरो, और mv माइनस mu हो जाएगा। ठीक है, ये वाला उतर जाएगा। अब यहाँ पे जीरो है तो माइनस वाला को इधर भेज देते हैं, तो mv इज इक्वल टू mu हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, mv इज इक्वल टू mu हो गया, मतलब कि v इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होगा। अब इस चीज का मतलब क्या निकल के आता है, दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, जैसे ही अगर हम लोग फोर्स नहीं लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फॉर्मूला के हिसाब से अगर फोर्स को जीरो कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी के, मतलब कि जो उसका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था उस पे हम लोग रेस्ट में था, मान लीजिए उसमें हम लोग कुछ फोर्स लगा जिसके कारण उसकी इनिशियल वेलोसिटी, अभी जो वेलोसिटी है वो हो गई मान लेते 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी के रूप में रहेगी और वो वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला से निकल के आता है, अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो है होगी उसकी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर एक दूसरा केस लेते हैं, अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो
ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ था तो वही फाइनल वेलोसिटी हो गया। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, उस पर हम लोग कुछ फोर्स लगाए ही नहीं, ठीक, ऐसी ही रहनी थी, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स जब हम लोग 0 कर रहे हैं और उसमें यहाँ पे फोर्स 0 किए, बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, और इनिशियल में उस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस दोनों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, अब हम उसमें फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही रह जाएगी। अब फाइनल वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो इनिशियल वेलोसिटी मान 10 था, 15 था, जो भी था वही उसका फाइनल वेलोसिटी रहेगा। एक केस हो गया। दूसरा केस हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मतलब मोशन में नहीं था, तो उसकी तो उसमें तो फोर्स लगाया भी नहीं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब रेस्ट में तो 0 में हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट होगा तो फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें यही कंक्लूजन दोनों निकलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, अगर 10 के स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है, तो वो उसी स्पीड में उसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। तो यही तो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसी स्पीड में, उसी मोशन में वो उसी स्पीड में, उसी वेलोसिटी पे वो मूव करता रहेगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाली। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकल के आ जाता है, इसी से हम लोग डिराइव कर लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग चले थे, वो फर्स्ट लॉ पे आ गया। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है। आपको याद होगा अभी कुछ ही महीनों पहले हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ, उसके बाद हम लोग का आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ, जो कि सूर्य से क्या स्टडी करने के लिए किया, सैटेलाइट का। तो हुआ क्या, आदित्य L1 मिशन की हम लोग अगर बात करें तो अर्थ से उसको सफिशिएंट वेलोसिटी, उसको एक्सेलरेशन पहुंचा के अर्थ के ऑर्बिट से उसको बाहर निकाला गया। पहले अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से, अर्थ के जो ग्रेविटी है उससे उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद उस तक उसकी इंजन चलाई गई, और उसको बाद में जब अर्थ के ग्रेविटेशन से वो बाहर निकल गया तब उसकी इंजन को ऑफ कर दिया गया, ठीक है। उसको L1 पॉइंट, लैग्रांजेस पॉइंट 1 तक जाना था, जो कि अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है, ओके। तो अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से उसको निकाल दिया गया, उसको सही डायरेक्शन लेके उसकी इंजन को ऑफ कर दिया गया। तो जब इंजन को ऑफ किया गया, ठीक है, तो उस समय उसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक है, कुछ भी स्पीड होगी, मान लेते हैं कि स्पीड S से V से मान लेते हैं, उसकी V स्पीड में वो मूव कर रहा था। अब उस पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स तो 0 हो गया, तो वो उसी मोशन में, उसी स्पीड वो मूव करता रहेगा, अनंत काल तक मूव करता है, क्योंकि स्पेस में तो कोई किसी तरह का रेसिस्टेंस है नहीं, इसीलिए वो मूव करता रहेगा, ठीक है। अब जब वो लैग्रांजेस पॉइंट 1 पे आएगा, तब फिर उसकी स्पीड को स्लो करके उस ऑर्बिट, उस पॉइंट के अराउंड उसको मोशन में डाला जाएगा। उसी तरह से लोग जो सोचते हैं कि यहाँ से मून तक जाना है, यहाँ से जुपिटर तक जाना है, यहाँ से सैटर्न तक जाना है, तो पूरा रास्ता क्या इंजन ऑन करके बैठा रहना? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अर्थ के ग्रेविटी से निकाल दीजिए किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब एक बार निकलने के बाद उसको जो इतना स्पीड आप दीजिएगा, ठीक है, वो उसी स्पीड पे अनंत काल तक चलता चला जाएगा। तो पूरे रास्ता इंजन को ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी स्पीड मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो पूरा रास्ता फ्यूल ऑन करने की, उसको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। एक बार आप 100 किलोमीटर पर, मतलब उसकी तो हाई स्पीड होती है 36,000 किलोमीटर पर सेकंड, ये जो भी है बहुत हाई स्पीड में सैटेलाइट को मूव कराया जाता है, तो वो है, तो उसी स्पीड में उसको मूव करते रहेगा। तो पूरे रास्ता, जैसे कि यहाँ से आप जो मंगलयान वाला मिशन था या मून मिशन का ही चंद्रयान 3 था, तो अर्थ के ऑर्बिट से जो निकालने में जो उसकी इंजन ऑन हुई, उसके बाद उसको इंजन ऑन करने की जरूरत नहीं थी, वो जब तक कि वो मून के ऑर्बिट तक ना पहुंच जाए। जब वो मून के ऑर्बिट में पहुंचा तब वहां पे उसकी स्पीड को फिर कंट्रोल किया, फिर इंजन ऑन किया। तो बीच रास्ते में इंजन ऑन नहीं हुआ था, उसमें बीच रास्ते में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया गया था, तो बस वो उसी स्पीड में मूव करता। तो ये न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के जो फर्स्ट लॉ जो है, ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। उसी तरह से एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसको आप अपने टेबल पर रख दीजिए, तो जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, जब तक कि उसको गिराया नहीं जाए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, तो तब तक वो अपने ही जगह पे रहेगा, वो उसमें उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होने वाली। तो ये सारा चीज यही न्यूटन के सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ के, न्यूटन सेकंड लॉ से मैंने डिराइव करके न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।